Welcome to another class of English literature. Today we shall be reading the poem Dover Beach, written by Matthew Arnold. The sea is calm tonight. The tide is full, the moon lies fair upon the straits. Now, the sea is calm tonight. The poet here is talking about a calm sea, which is basically in full tide at the Dover beach. Calm means peaceful. Tonight the tide is full and we all know what tide is. ज्वार भाटा आप लोगों ने सुना होगा. टाइड किसको कहते हैं? जब फुल मून होता है तो पानी में लहरें ऊंची ऊंची उठती है, उसको ज्वार भाटा कहते हैं. तो टाइड इज़ फुल, इसका मतलब क्या हुआ कि आज समुद्र शांत होना चाहिए लेकिन फिर भी टाइड फुल है, पर शांत है. द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रीट्स, और चांद जो है वो बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है, एज जैसे कि वो लेटा हुआ हो. किस पर? पानी पर. और पानी भी कौन सा? स्ट्रेट. स्ट्रेट किसको कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं एक ऐसे नैरो पैसेज पानी के जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है. जैसे दो समुद्रों के बीच एक छोटा सा जलमार्ग जो होता है, शायद जल डमरू उसको कहते हैं. ऐसे पानी पर चांद जो है, चांद भी नहीं, सुंदर चांद. द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रीट्स. इन ऐसे पानी पर चांद जो है, खूबसूरत सा चांद लेटा हुआ है. ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन. अब डोवर बीच जो है ये इसके उस पार जो है फ्रेंच कोस्ट है, यानी फ्रांस की बीच है. कोस्ट कहते हैं समुद्र का किनारा, तट. तो वो दिख रहा है. द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन, यानी थोड़ी सी रोशनी चमकती है और फिर खो जाती है. इसका मतलब आज फ्रेंच कोस्ट जो है वो चमक रहा है. द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, और इस तरफ समुद्र के इस तरफ क्या है? इंग्लैंड है. और इंग्लैंड के क्लिफ, क्लिफ किसको कह रहे हैं यहाँ पर? क्लिफ कहते हैं स्टीप रॉक्स को, यानी बहुत ही खड़े पत्थर या ढालू पत्थर जिसको कहते हैं, या ढालू चट्टान जिसको कहते हैं. स्टीप रॉक्स यूजुअली ओवरहैंगिंग अ सी, इसको कहते हैं क्लिफ. क्लिफ यानी समुद्र के किनारे की ऊंची ऊंची खड़ी चट्टानें जो बिल्कुल कटी कटी सी लगती हैं. तो क्लिफ जो हैं वो खड़े हैं. स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट. ग्लिमर, ग्लिमर करना यानी बहुत मध्यम मध्यम शाइन करना, शाइन फेंटली. ग्लीम मतलब शाइन करना, चमकना, और ग्लिमर यानी मध्यम मध्यम शाइन करना, चमकना. ग्लिमरिंग एंड वास्ट. सो इंग्लैंड के क्लिफ्स जो हैं विशाल भी हैं. वास्ट यानी दूर तक फैले हुए, जिनका फैलाव बहुत हो. ग्लिमरिंग एंड वास्ट. आउट इन द ट्रैंक्विल बे. ट्रैंक्विल किसको कहते हैं? जो बहुत शांत हो. बे कौन है? बे क्या है? बे एक खाड़ी है. कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर. अब कम टू द विंडो जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि कवि किसी को पुकार रहा है, बुला रहा है, खिड़की पर आओ. स्वीट इज़ द नाइट एयर, और शायद वो अपनी प्रेमिका को पुकार रहा है कि आओ खिड़की पर, देखो कितना खूबसूरत ये रात का नज़ारा है और कितनी मधुर बयार जो है रात में चल रही है. स्वीट इज़ द नाइट एयर. ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लैंच्ड लैंड. कहाँ से आ रही है ये? ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे. अब ये लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे क्या है? जब समुद्र में लहरें उठती हैं, ऊंची उठती हैं, गिरती हैं, पत्थरों से, चट्टानों से टकराती हैं, तो लहरें जो हैं वो जल के कण जो छोटे छोटे हैं वो बहुत छोड़ती हैं, और जितनी चौड़ाई में वो टकराती हैं उतनी ही चौड़ाई में वो लहर जल कण छोड़ती है. और वही स्प्रे है, लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे. छोटे 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 जल के कण जो हैं वो चारों तरफ लंबाई में फैल रहे हैं.
where the sea meets the moon blanched land. और एक ऐसा बीच पे नज़ारा होता है जहाँ लगता है कि समुद्र जो है वो जल और थल दोनों मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं जल और थल का मिलाप हो रहा है. द सी मीट्स मून ब्लैंच्ड लैंड. और लैंड भी कैसा, जो मून ब्लैंच्ड एक प्रोसेस होती है जो हम ज़्यादातर कुकिंग में यूज़ करते हैं. यानी किसी भी गर्म पानी में किसी सब्ज़ी को या किसी हरे पत्ते को हम तुरंत डाल कर निकाल लेते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि उसका रंग जो है वो हल्का हो गया है. और ब्लैंच्ड का मतलब यही होता है मेड वाइट बाय व्हाट, मूनलाइट. यानी धरती जो है वो हमारे चंद्रमा की रोशनी में सफ़ेद हो रही है, चमक रही है, सिल्वरी हो रही है. तो मून ब्लैंच्ड लैंड है जो समुद्र से मिल रहा है. लिसन, अब प्रेमिका को रिझा रहा है, ये बुला रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है नज़ारे. लिसन, यू हेयर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग एट द रिटर्न. सुनो, प्रेमिका से कह रहा है, सुनो तुम. यू हेयर द ग्रेटिंग रोर. ग्रेटिंग यानी जैसे पत्थरों को आप, कंकरों को किसी एक बॉटल में डालकर हिलाएंगे तो कैसा साउंड आएगा, उसको ग्रेटिंग साउंड कहते हैं. रोर यानी एक हार्श, कर्कश सी ध्वनि. ऑफ पेबल्स, और पेबल्स किन को कहते हैं, कंकरों को. मैंने अभी आपसे कहा ना, कंकरों को अगर हम किसी बोतल में डालकर हिलाएंगे तो कैसी साउंड आएगी, बिल्कुल वैसा ही साउंड आ रहा है. क्योंकि लहर क्या करती है, लहर जब आती है समुद्र से ज़मीन की ओर तो सारे कंकर पत्थर मिट्टी लेकर अपने साथ आती है, तो वो शोर करते हुए आते हैं. फिर वो लहर बीच से टकराती है, तट से टकराती है और फिर लौट जाती है. इसको हम कहते हैं एब एंड फ्लो. तो जब वो लौटती है तो फिर वो कंकर पत्थर कुछ वहाँ रह जाते हैं, कुछ उसके साथ धीरे धीरे वापस समुद्र में लौट जाते हैं. लेकिन यहाँ पर वो शोर करते हैं और जो शोर है वो बहुत मधुर नहीं होता. इसलिए पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग, यानी लहर जिन पत्थरों को, कंकरों को ले जाती है और फिर लौटकर वापस समुद्र तट पर पटक देती है, फ्लिंग कर देती है, थ्रो कर देती है. एट द रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड. हाई स्ट्रैंड यानी किनारा, शोर, समुद्र का किनारा. हाई क्योंकि वो अक्सर समुद्र से ऊंचाई पर होता है. समुद्र की गहराई से बीच की हमेशा ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो वो हाई शोर पे फेंकता है. और हम तो अभी पढ़ ही चुके हैं कि ये इंग्लैंड का शोर है जहाँ पर बहुत खड़ी ऊंची चट्टानें हैं जिनको हमने पढ़ा क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड. बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, यानी शुरू होती है फिर थम जाती है. सीज, थम जाना. सीज़ फायर शब्द आपने ज़रूर सुना होगा, लड़ाइयों के दौरान में कहते हैं कि सीज़ फायर हो गया यानी लड़ाई थम गई. तो बिगिन यानी शुरू होती हैं, सीज़ एंड देन अगेन बिगिन. तो लहरों का तो ये क्रम चलता ही रहता है. वो आती हैं, वो गिरती हैं, वो लौटती हैं, वो फिर आती हैं, वो फिर गिरती हैं, वो फिर लौटती हैं. एंड देन अगेन बिगिन विद ट्रेमुलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन. ट्रेमुलस यानी कपाती हुई, ट्रेम्बलिंग, कैडेंस यानी टोन यानी आवाज़, यानी जो लहर आती जाती है वो कांपती हुई सी एक शोर मचा कर जाती है. कैडेंस स्लो यानी तेज़ होती है, पहले चीखती चिल्लाती है, रोर करती है, फिर धीमी पड़ती हुई स्लो मध्यम हो जाती है. यानी कभी चित्कार करता है समुद्र, कभी शांत हो जाता है एकदम से. वॉट डज़ इट ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, यानी बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे इंसान जो है कभी बहुत दर्द में हो जाता है, गमगीन हो जाता है, और कभी अपने दर्द को भुलाकर वो खुश भी हो जाता है. यानी द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन. इटर्नल क्यों कहा, सदाबहार, जो कभी ख़त्म नहीं होता. ऐसे ही इंसान की जो दुख हैं या तकलीफ़ें हैं, मिज़री जिसको हम कहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती. ये ज़रूर है कि समय बड़ा बलवान होता है और वो कभी कभी हमें भुला देने पर मजबूर करता है. कहते हैं ना कि इंसान अगर भूले ना
तो पागल हो जाए। यानी गम हमेशा ही लगा रहता है, हर इंसानी ज़िंदगी में गम आता जाता रहता है, रात और दिन की तरह, कभी खुशी और कभी गम। लेकिन ये इसी को इसने कहा इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, यानी दुख जो है जो निरंतर हमारे साथ बना रहता है। यही चीज़ अगले पैराग्राफ में हम आगे पढ़ेंगे।